डॉक्टर रिचा शर्मा है। आज के इस वीडियो में जैसे हमने आपके साथ मेंशन किया था, हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स, बल्की यूट्रस, एडिनोमायोसिस अक्सर हमें टर्म सुनते रहते हैं जब हम डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं एज़ पेशेंट। सो ऑब्वियसली आपको पहले एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जुलाई मंथ जो होता है एक फाइब्रॉइड अवेयरनेस मंथ भी इसे कहते हैं। सो फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमायोसिस बेसिकली होते क्या हैं? हम फाइब्रॉइड से शुरू करेंगे। फाइब्रॉइड्स बेसिकली एक इसे हम हिंदी में रसोली भी कहते हैं या गांठ कहते हैं। एक बच्चेदानी का ही हिस्सा होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक औरत में एक बच्चेदानी होती है, 2 नलियाँ ट्यूब्स होती हैं, 2 अंडेदानी होती हैं। तो जो बच्चेदानी होती है कभी-कभी क्या होता है कि उसके अंदर उसके वॉल में या आउटसाइड में कुछ रसोलियाँ कुछ पेशेंट्स में पाई जाती हैं एंड उन रसोलियों को फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको बल्की यूट्रस है, फाइब्रॉइड्स है या आपको एडिनोमायोसिस है, तो एज़ पेशेंट या एज़ डॉक्टर हमारा क्या कंसर्न है? मीन्स वो हमें कहाँ इम्पैक्ट करते हैं हमारे डिसीजंस में। सो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पहले एक बेसिक समझना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है हम कि उस किस एज ग्रुप में फ़ॉल करते हैं एंड हर एज ग्रुप में उसका अपना जो है एक महत्व रहता है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके शरीर में है तो उसे निकालना ही है, उसे काटना ही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी पैथोलॉजीज़ होती हैं जो हो सकता है एक डेविएशन हो आपकी बॉडी के कुछ चेंजेज़ की वज़ह से। सो इट डज़न्ट मीन कि आपको हर चीज़ को ऑपरेट ही करना है। कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकली मैनेज होती हैं, कुछ नेचुरली ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। सो ये कुछ पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे। सो फाइब्रॉइड जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये आपके शरीर में जब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या आपकी टेंडेंसी है, काफ़ी सारे कारण होते हैं, उसकी वज़ह से बनते हैं। अब कारण में आ जाता है सबसे पहले है कि एज ग्रुप देखा जाए तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, यंगर से जैसे-जैसे आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की तरफ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है जैसे 25 टू 35 उसके बाद 40, 45 सो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी सो टुवर्ड्स 40, 45, 50 आपको फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। सो फाइब्रॉइड्स जो है टेंडेंसी बढ़ने के अलावा उसका कंसर्न होता है आपके हार्मोन से। सो ऐसा पाया गया है कि जैसे-जैसे आपकी जैसे मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक फीमेल होती है, उसमें साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसके 2 फेजेज़ होते हैं, फॉलिकुलर फेज़ एंड द ल्यूटेल फेज़। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे पीरियड्स आते हैं पीरियड्स आने से पहले आपकी लाइनिंग ग्रो करती है, उसके बाद ये शेड करती है। सो आपके शरीर के अंदर 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सो जो एस्ट्रोजन होता है, वो एक ऐसा हार्मोन है, जो आपकी जो बच्चेदानी की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है, उसको स्टिमुलेट करती है, उसकी ग्रोथ होती है। बट कुछ पेशेंट्स की टेंडेंसी होती है, जिनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है एंड फाइब्रॉइड्स में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिससे उससे स्टिमुलेशन होती है एंड दे ओवरग्रो सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है सो यू हैव टेंडेंसी टुवर्ड्स द फाइब्रॉइड फॉर्मेशन। अब फाइब्रॉइड ऐसा नहीं है कि किसी-किसी में पाए जाते हैं, रेदर हम इनफर्टिलिटी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम पेशेंट्स में देखते हैं कि हर तीसरे या चौथे पेशेंट्स में कोइंसिडेंटल फाइंडिंग होती है एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो तब तक हमें पता नहीं चलती, जब तक वो अपने सिम्पटम्स शो ना करे। बिकॉज़ कोई भी इस तरह से डॉक्टर के पास अननेसेसरी नहीं जाएगा, जब उनको कोई दिक्कत आएगी तभी वो डॉक्टर के पास किसी कारण से जाएँगे। सो कभी-कभी क्या होता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है मीन्स मे बी आप एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें डिटेक्ट हो एंड हो सकता है कि आपको कोई सिम्पटम्स कॉज़ ही ना कर रही हो। सो ऐसा देखा गया है कि इसकी जो प्रेवलेंस रहती है वो 30 टू 50% रहती है मीन्स मोर देन rather up to 50% females they may they may be living with the fibroids but they may not have any symptoms so they fall into the category of the asymptomatic। सो उसके बाद आते हैं सिम्टोमेटिक। सो जैसे मैंने आपको बताया एज ग्रुप का इसका इम्पैक्ट रहता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ेगी आपका एक लेवल तक फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी बढ़ेगी, बट उसके बाद जैसे आपकी एज टुवर्ड्स मेनोपॉज़ जाती है, सो आपका फाइब्रॉइड्स रिग्रेस होने शुरू हो जाते हैं नेचुरली। सो इसीलिए एज डिसाइड करके एज देख के हम डिसाइड करते हैं एंड रीज़न देखते हैं, सिम्पटम्स देखते हैं कि क्या हमें वो फाइब्रॉइड्स को इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए बिकॉज़ इट डज़न्ट मीन इट इज़ देयर दैट वी हैव टू इफ पेशेंट हैज़ कम तो मतलब हमें उसकी सर्जरी करनी है एंड कोई ट्रीटमेंट देना है। सो दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ द मीन्स पेशेंट ओके। उसके बाद सेकंड आ जाता है जेनेटिक टेंडेंसी। ऐसा देखा गया जैसे मेरे पास कुछ एक पेशेंट आए थे, शी वाज़ अ पेशेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट।
सो उनमें ऐसा देखा गया था कि उनकी फैमिली हिस्ट्री थी एडिनोमायोसिस की, एंडोमेट्रियोसिस की, फाइब्रॉइड्स की एंड सभी को इस तरह से पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, हेवी पीरियड्स की टेंडेंसी रहती थी। सो देयर इज़ वन लिंक ऑफ जेनेटिक कि अगर आपकी मदर की साइड से किसी को है, तो आपको भी टेंडेंसी रहेगी, संभावना रहती है कि जो आगे डॉटर्स होती हैं, उनको भी फाइब्रॉइड्स का रिस्क होने का खतरा रहता है। सो फाइब्रॉइड्स ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड्स होने का मतलब है कि समथिंग यू हैव टू पैनिक। ऑब्वियसली यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप एप्रोप्रिएट डॉक्टर को रीच कर सकें। एटलीस्ट यू शुड सीक द ओपिनियन बिकॉज़ देयर इज़ नो हार्म। बिकॉज़ अगर आपका माइंड क्लियर है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया था, तो आपका जो स्ट्रेस का दर है, जो आपका एक एंग्ज़ायटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है एंड आप चीज़ों को अच्छे से खुली आँखों से, खुले दिमाग से सोच सकते हैं। सो उसके बाद आ जाता है रेस का। रेस एंड एथनिसिटी जिसे हम कहते हैं कि हम किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, किस देश से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि जो अमेरिकन अफ्रीकन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी रहती है अफ्रीकन्स में। जैसे मेरे काफ़ी सारे अफ्रीका के पेशेंट हैं, साउथ अफ्रीका के। वी हैड अ पेशेंट, दे वर डॉक्टर कपल्स। सो उनको इतने ज़्यादा फाइब्रॉइड्स है, लाइक द होल कैविटी, बच्चेदानी पूरी जो थी, वो ऑब्लिटरेटेड थी। सो ऑब्वियसली जब बच्चेदानी में स्पेस नहीं रहेगी, तो एक कंसर्न आ जाता है। वहाँ भी एक कंसर्न आ जाता है कि पेशेंट को कितने सिम्पटम्स हैं एंड अगर वो बच्चेदानी को ऑपरेट भी करते हैं, तो क्या उसका कोई फ़ायदा भी है? बिकॉज़ ऑपरेट करने का ये मतलब नहीं है कि हम काट के उसे निकाल देंगे। ऑपरेट करने का पर्पज़ है कि हम चीज़ों को सुधारें, बिकॉज़ अल्टीमेटली जो एम के साथ, जो इंडिकेशन के साथ हम उसे स्टार्ट करते हैं, तो इंडिकेशन या एम अचीव भी होना चाहिए, ओके? फिर उसके बाद आ जाता है एज के बाद और एथनिसिटी के बाद आ जाता है कि आपकी कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनको इन्फेक्शन एंड फाइब्रॉइड ऐसा देखा गया है। अभी ये कोरिलेशन है या कोइंसिडेंटल है, कांट से। तो अगर उनको फाइब्रॉइड है, तो उनकी टेंडेंसी रहती है इन्फेक्शन की तरफ, ओके? सो उसके बाद अब कंसर्न आ जाता है कि कभी-कभी पेशेंट को फाइब्रॉइड के अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जो कोएग्जिस्ट करती हैं। जैसे फाइब्रॉइड तो हो गया, जो मैं फर्दर डिस्क्राइब करूँगी टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा एक कंडीशन होती है एडिनोमायोसिस। सो एडिनोमायोसिस क्या होता है, जैसे मेबी आप में से कुछ पेशेंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहे हों, सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट। एंडोमेट्रियोसिस होता है कि आप बाहर तो ब्लीड करते ही हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में तो ब्लीड करते ही हैं। उसके अलावा आप अंदर भी ब्लीड करते हैं, आप बच्चेदानी में ब्लीड कर सकते हैं, आप ओवरीज़ में ब्लीड कर सकते हैं, ट्यूब्स में कर सकते हैं एंड कभी-कभी अदर ऑर्गन्स। इवन मैंने अपनी रेज़िडेंसी में एक केस देखा है, वहाँ पेशेंट को इंटेस्टाइन, जो आपकी आंतें होती हैं, आंतड़ियों में भी एंडोमेट्रियोटिक पैच था एंड इट बर्स्टेड, सो इट वाज़ एन इमरजेंसी। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी रेयर। कभी-कभी एब्डोमेन में स्कार, प्रीवियस सिज़ेरियन सर्जरीज़ में भी एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है। सो एंडोमेट्रियोसिस होता है कि आप ब्लीड बाहर भी तो कर ही रहे हैं, तो आप जो रिवर्स डायरेक्शन में ब्लीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ एंडोमेट्रियोसिस। सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज़ एडिनोमायोसिस इज़ रिलेटेड टू दैट। सो एडिनोमायोसिस होता है कि आप यूट्राइन वॉल, जो बच्चेदानी है, उसकी जो लेयर है, सतह सतह के बाहर जो वॉल्स हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं, आप उसमें भी ब्लीड करते हैं। सो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स को अ, रेडियोलॉजिस्ट का के स्किल्स के हिसाब से या गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर आपका स्कैन्स करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से दे विल टेल यू कि आपका एडिनोमायोसिस है कि नहीं है। कभी-कभी आपको एक फाइंडिंग्स बताई जाती है कि आपका बल्की यूट्रस है। सो इसे बल्की यूट्रस की कैटेगरी पे डाला जाता है, मीन्स जो आपकी जो बच्चेदानी है, वो काफ़ी हेवी है। अगर नॉर्मल साइज़ एक पर्टिकुलर रहता है, तो उसके वो बियॉन्ड है। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि बल्कि यूट्रस, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस हम डिस्कस करें, इसका पर्पस क्या है एंड पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ओके? बिकॉज़ आपको कुछ सिम्पटम्स हैं जो एक अलार्मिंग आपको साइन दे सकते हैं कि आपको ये संभावना हो सकती है। बिकॉज़ अंदर शरीर के तो हम देख नहीं सकते जब तक हम उसे कोई इन्वेस्टिगेट ना करें। अगर क्लिनिकली भी एग्ज़ामिन करते हैं, तो वी कैन गिव यू अ रफ आइडिया, ओके, दैट यू हैव दिस थिंग। सो उसके बाद आ जाता है कि पेशेंट को सिम्पटम्स हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। आधे से ज़्यादा फीमेल जो होती हैं, उनको सिम्पटम्स ही नहीं होते, उनको हो सकता है पूरी लाइफ पता ही ना चले कि उनके अंदर फाइब्रॉइड्स थे, उनके अंदर रसोली थी। फिर उसके बाद आ जाता है कि हो सकता है पेशेंट को पेन के साथ आए, दे मे हैव द पेन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में पेन हो, हेवीनेस हो एंड फिर पीरियड्स अफेक्टेड होते हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम होता है। पीरियड्स हेवी हो सकते हैं, जिसे मेनोरेजिया कहते हैं। पीरियड्स फ्रीक्वेंट और हेवी हो सकते हैं, जिसे पॉलीमेनोरेजिया कहते हैं एंड पीरियड्स जो हैं आपके इन बिटवीन भी आ सकते हैं, जिसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं। इसके अलावा आपको
हो सकता है अदर देन पीरियड्स भी ब्लीडिंग आए, जिसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम एक थर्ड ग्रुप में जाते हैं, मेनोपॉज़ल, पोस्ट मेनोपॉज़ल ग्रुप में, अगर पेशेंट को रेयरली ऐसा देखा गया है, दे मे हैव द पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग। सो वहाँ पे कैंसर का जो है हमें, या कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह से स्ट्रॉन्ग है, हमें रूल आउट करना पड़ता है। ओके। सो ये सिम्पटम्स आ गए जो कॉमनली देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ कभी-कभी मैंने एक पेशेंट देखा था, उनको 20 सेंटीमीटर बड़ा फाइब्रॉइड था एंड शी वाज़ नॉट अवेयर व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, तो उस टाइम हमें पता चला एंड शी वेंट इनटू अ सिचुएशन, वो मीन्स एक वो लूज़ एक पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड होता है, सो टॉर्शन में चला गया था। शी लैंडेड अप इन इमरजेंसी। सो इन दैट केस डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड लोकेशन, ठीक है? सो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं कि साइज कैसा है, लोकेशन कितना और नंबर कैसा है। सो उसके बेसिस पे पेशेंट को सिम्पटम्स हो सकते हैं, रेयरली प्रेशर सिम्पटम्स। प्रेशर सिम्पटम्स का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी ये बच्चेदानी होती है, सो इसके जो आगे होता है वो ब्लैडर होता है, मीन पेशाब करने की जो जिसमें पेशाब बनता है, थैली होती है, उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एंड इसके पीछे जो होता है वो रेक्टम होता है एंड ऊपर जो होता है यूरेटर होते हैं, वो ब्लैडर के ऊपर से मीन जो पेशाब की नलियाँ होती हैं, जहाँ से वो पूरा ट्रांसमिट होता है एंड वो कनेक्टेड होते हैं आपके दोनों साइड से किडनीज़ से। सो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि फाइब्रॉइड की लोकेशन कैसी है, साइज़ कैसे है, वो उसको कंप्रेस करता है। एंड रेयरली ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को कुछ यूरिनरी सिम्पटम्स हों, मे बी उनको कॉन्स्टिपेशन हो, इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी, बार-बार पेशाब लगे, फिर उसकी वजह से इनडायरेक्टली इन्फेक्शन हो एंड बहुत ही रेयर, टू बी फ्रैंक, मोर इंटू द बुक्स, बिकॉज़ ऑब्वियसली आजकल साइंस इतनी एडवांस्ड हो गई है एंड इतने सारे अवेयरनेस कैम्पेन्स एंड वीडियोज़ डॉक्टर्स एंड ऑर्गनाइज़ेशंस, एनजीओज़ के थ्रू चलते हैं, तो पेशेंट्स को आजकल ये चीज़ का एडवांटेज है, तो उस स्टेज तक हम पहुँचते नहीं हैं। बट रेयरली ऐसा हो सकता है कि पेशेंट विल गो इंटू अ सिचुएशन जिसमें किडनीज़ अफेक्टेड हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, तो ये तो आ गए सिम्पटम्स। अब आ जाता है कि फाइब्रॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो फाइब्रॉइड्स बेसिकली हम डिवाइड करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्दर उसको सब क्लासिफाई करें तो 5 टाइप्स के होते हैं। सो एज़ डॉक्टर, एज़ इनफर्टिलिटी पेशेंट, हमारा कंसर्न आ जाता है कि हमारी जो आगे फर्टिलिटी पोटेंशियल है, उसको कहाँ हैम्पर हो सकता है। सो फाइब्रॉइड्स होते हैं, एक तो है कि सबसे कॉमन होता है, जो बच्चेदानी के बाहर पाया जाता है, जो इस तरह से एक स्टॉक होती है, उसे पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं। सो सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स भी उसे कहते हैं। सो उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद आता है कि जो बच्चेदानी होती है, उसकी जो वॉल्स में पाया जाता है। जैसे मैं आपको दूसरे इससे शो करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर है, जैसे ये फाइब्रॉइड है, ठीक है? ये फाइब्रॉइड जो है वॉल में है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। उसके अलावा होता है कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जो बच्चेदानी के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज़ सबम्यूकोज़ल फाइब्रॉइड, ठीक है? जैसे ये है। सो ये 3 टाइप के ग्रॉसली फाइब्रॉइड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ सीडलिंग फाइब्रॉइड्स होते हैं एंड कुछ एट रेयर साइट्स देयर कैन बी, टू बी फ्रैंक आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच सिचुएशंस। सो एज़ डॉक्टर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली हम पेशेंट का पूरा क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उनके सिम्पटम्स जो भी हमें लगता है इस तरफ से वो पॉइंट आउट करते हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। And after that we do their ultrasound other than the investigations, because clinically जो भी हम findings हम पेशेंट से पूछते हैं, हमें कोरिलेट करनी पड़ती है, बिकॉज हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है। ओके, सो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पेशेंट को अगर फाइब्रॉइड है, रसोली है, तो कहाँ है। अगर तो पेशेंट को सबसिरोजल है, मीन्स बच्चेदानी के बाहर है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके बच्चेदानी के अंदर है, वॉल्स में है, तो वो एक कंसर्न आ जाता है। सो अल्टीमेटली फाइब्रॉइड्स का सिग्निफिकेंस है कि आप किस एज ग्रुप में हैं एंड फाइब्रॉइड्स का नंबर क्या है, फाइब्रॉइड्स की लोकेशन क्या है एंड फाइब्रॉइड्स का साइज क्या है। सो इसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट या जर्नल ऑब्जर्वेशन वी हैव टू फॉलो। सो ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं जो मेनली डिसाइड करते हैं। अब हम क्वेश्चन ये आ जाता है जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं बच्चा प्लान करती हूँ, मेरे अंदर फाइब्रॉइड है, तो मुझे क्या फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? क्या साइज़ होना चाहिए? ओके, सो वो सारा डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है और उनको सिम्पटम्स क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट है 30 इयर्स ओल्ड, ओके, एंड उनको सिम्पटम्स हैं मेनोरेजिया के।
सो ऑब्वियसली हम उनका अल्ट्रासाउंड एंड बाकी सब इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे, हेवी पीरियड्स हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर रही हैं। पहले हम ट्राई करेंगे कि अगर उनका फाइब्रॉइड जो है छोटा है, लेस देन 4-5 सेंटीमीटर है एंड वो कैविटी में नहीं आ रहा, बच्चेदानी में नहीं आ रहा, तो हम उनको सिम्प्टोमेटिक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ शी रिस्पॉन्ड्स ऑब्वियसली वी विल अवॉइड एनी सर्जरी बिकॉज़ सर्जरी के हक में मैं नहीं हूँ, मीन्स ऑब्वियसली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, मेरे या किसी के कहने से नहीं होता। बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों रहते हैं। तो हमारा कोशिश रहती है जब पेशेंट को फर्टिलिटी के लिए प्लान करें, सो इट शुड बी मोर ऑफ कंज़र्वेटिव। कंज़र्वेटिव का मतलब है कि हमें वो फर्टिलिटी जो है, जो बच्चेदानी अल्टीमेटली क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए एक बच्चेदानी, स्ट्रॉन्ग बच्चेदानी चाहिए, जिससे हम प्रिज़र्व कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। सो मान लीजिए अगर पेशेंट को ये बच्चेदानी के बाहर फाइब्रॉइड है, पेडुंकुलेटेड, ओके, सब सिरोज़ा, देन पेशेंट फर्टिलिटी के लिए प्लान करता है, आईवीएफ के लिए करता है, आईयूआई के लिए करता है, या नेचुरली भी ट्राई करता है, तो ऑब्वियसली वी ट्राई टू वी डोंट टेक आउट दिस फाइब्रॉइड, वी जस्ट कीप इट अंडर ऑब्जर्वेशन बिकॉज़ शरीर है, शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आएँगी एंड फाइब्रॉइड का क्या है, वो साइज़ बढ़ सकता है, घटने का तो कम ही रहता है, स्टैटिक हो सकता है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट अपना प्रेगनेंसी प्लान करे बिकॉज़ ये बाहर की तरफ है तो इसमें बड़ा रेयर है कुछ चेंजेज़ आएँ, एक्सेप्ट एक कंडीशन होती है जैसे मैंने आपको टॉर्शन बताया था, जैसे ओवरीज़ में भी टॉर्शन का मतलब होता है कि उसका ट्विस्ट होने का चांसेस होता है, दैट्स वेरी रेयर। आई हैव कम अक्रॉस ओनली वन सच केस एंड उसमें आगे डिजनरेशन चेंजेज़ आ सकते हैं, बहुत रेयर होता है किसी को मैलिग्नेंसी हो। फिर आ जाता है अगर किसी के बच्चेदानी की वॉल में अगर फाइब्रॉइड है तो उसे क्या करना चाहिए? सो टू बी फ्रैंक वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है एंड पेशेंट के क्या सिम्पटम्स हैं। अगर तो पेशेंट को सिम्पटम्स हैं, पेशेंट को हैवी पीरियड्स है, रिपीटेड मिसकैरेज है, तो फिर आइडली वो फाइब्रॉइड्स को निकालना चाहिए। बट उसका निकालना का तरीका डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है जो अंदर की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है एंड कितना बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है एंड ऑब्वियसली आपके सर्जन के स्किल्स के ऊपर एंड अदर थिंग्स मैटर। फिर तीसरा आ जाता है जो मेन है व्हिच इज़ रेयर और व्हिच इज़ least common of all, but obviously most problematic as fertility specialist we find that is a submucosal। सबम्यूकोसल का मतलब है जो आपकी ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा चिपकता है। तो अगर फाइब्रॉइड आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है तो उसको सबम्यूकोसल कहते हैं। अगर पेशेंट को इस तरह का फाइब्रॉइड है तो ऑब्वियसली वो फाइब्रॉइड को इट इज़ बेटर इट शुड बी रिमूव्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं, मान लीजिए मैंने पेशेंट का आईवीएफ भी किया, जो हाई एंड का प्रोसीजर है। हम नीचे से गए, हमने बच्चे को यहाँ पे मिड कैविटी में रखा। मान लीजिए अगर आपका यहाँ फाइब्रॉइड है, सो एम्ब्रियो जो है, वो हो सकता है फाइब्रॉइड के ऊपर स्टिक करने की कोशिश करे। हो सकता है वो स्टिक भी हो जाए, बट अल्टीमेटली देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन बिलो। मान लीजिए आप ज़मीन में कुछ पौधा लगाते हैं, अगर ज़मीन के नीचे पत्थर है, तो ऑब्वियसली पौधे की जो जड़ें हैं, वो कोशिश करेंगी बट अंदर तक जा नहीं पाएँगी। सो अल्टीमेटली दैट एम्ब्रियो जो बच्चा है, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड दैट मे लीड टू द अबॉर्शन। So as per the history, clinical findings and the local findings we have to decide। फिर बहुत रेयर होता है कि पेशेंट को कहीं यहाँ सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है। जैसे हमारी एक पेशेंट थी, उनको ये बच्चेदानी की जो माउथ ऑफ यूट्रस होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पे फाइब्रॉइड है। तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आगे जाके आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो डिलीवरी इश्यूज हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फाइब्रॉइड्स के किन तरह के ट्रीटमेंट है। फाइब्रॉइड्स के बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे साइज़ का है, कोई सिम्पटम्स नहीं है, पेडुंकुलेटेड है या बच्चा ही नहीं प्लान कर रहे, तो हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बिकॉज़ अननेसेसरी अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ही नहीं करी। फाइब्रॉइड क्या है, आपके शरीर का एक हिस्सा, आपके बच्चेदानी का हिस्सा है। सो ऑब्वियसली अगर हम उसे काट के निकालते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बच्चेदानी पे इफ़ेक्ट आ सकता है बिकॉज़ अगर आप कोई भी शरीर के हिस्से को काटेंगे तो एक शरीर की टेंडेंसी रहती है हील करने की। सो हीलिंग, स्कारिंग से कहीं न कहीं इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट बिकॉज़ देयर ब्लड सप्लाई इज़ इंटरकनेक्टेड, ओके? बच्चेदानी की, ओवरीज़ की, ओके? सो वो एक हमें एक जुडिशियस जो है एक जजमेंट लेना पड़ता है एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू बी इन गुड फेथ बिकॉज़ अल्टीमेटली हम किस कारण से कुछ कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हमें ब्लाइंडली राइट लेफ्ट ओके देयर इज़ अ फाइब्रॉइड ओके गेट इट रिमूव्ड ओके। इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट। ये तो आ गया कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि हम पेशेंट को कुछ टैबलेट्स पे डालते हैं, कुछ इंजेक्शंस डिपो फॉर्म में होते हैं एंड कुछ लोकल ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, जो पेशेंट के यहाँ बच्चेदानी में
इंसर्ट किया जाता है। जैसे कॉपर टी होता है, इस तरह के डिवाइसेज़ होते हैं, बट सारा डिपेंड करता है हम आगे करना क्या चाहते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आ जाता है सर्जरी का। अब सर्जरी 2 टाइप की होती है और अदर 3 टाइप की होती है। सो एज़ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आवर कंसर्न इज़ इट शुड बी मोर ऑफ कंज़र्वेटिव। एक सर्जरी होती है कि जो पुराने टाइप की थी, या अगर इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा बड़ा फाइब्रॉइड है, डिफ़िकल्ट है, तो उस केस में पूरा पेट काट के, जिसे हम लेप्रोटमी कहते हैं, ठीक है? पूरा उसको पेट को काट के पेशेंट को बेहोश करके वो फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है। देखिए, हमें फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना है, बट हमें पहले से ही ये भी पता रहना चाहिए कि फाइब्रॉइड्स रिमूव करके हम क्या एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं। एंड बिकॉज़ मेरे पास एक पेशेंट थे, उनके काफ़ी अंदर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स थे। तो वैसे कंडीशन में अगर पेशेंट का आगे ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आगे बच्चेदानी को यूज़ भी कर पाएँ, उनको सरोगेसी के लिए जाना पड़े। तो वैसे कंडीशन में अगर सिम्पटम्स नहीं हैं या पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, या पेशेंट मेडिकली रिस्पॉन्ड करता है, तो सर्जरीज़ अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। अल्टीमेटली क्या होगा, इट मे ऐड टू द साइड इफेक्ट्स, ओके? दूसरी सर्जरी आ जाती है लेप्रोस्कोपी से। लेप्रोस्कोपी होती है दूरबीन की जाँच, ओके? जिसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके पेट में 3 छेद बना के उसके बाद चेक किया जाता है कि कहाँ लोकेशन है फाइब्रॉइड्स की। लेप्रोस्कोपिक सर्जन विल टेक आउट द फाइब्रॉइड्स। तीसरा आ जाता है जनरली से नीचे कंबाइन किया जाता है बच्चेदानी को चेक करने का। तीसरा आ जाता है हिस्ट्रोस्कोपी, जो जनरली हम इनफर्टिलिटी में करते हैं। इसमें क्या है कि आपके बच्चेदानी को नीचे से चेक किया जाता है। इसमें अंदर बच्चेदानी से बेहोश करके आपके अंदर एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके आगे लाइट लगी रहता है, एंड वी सी हाउ इज़ द कैविटी, फाइब्रॉइड्स कहाँ हैं, फिर वो फाइब्रॉइड्स को पूरा वो रिमूव किया जाता है। उसका रिमूवल उतना होता है बिकॉज़ अल्टीमेटली हमारी कोशिश है कि जो बच्चेदानी है, वो एक नॉर्मल शेप में आए, उसपे इतना एडिक्वेट स्पेस हो कि बच्चा उसमें एडजस्ट कर सके, ओके? मीन्स ग्रो कर सके। इट शुड नॉट लीड टू अबॉर्शन एंड आईयूजीआर। सो ये सब 3 टाइप की सर्जरीज़ हैं। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई भी आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, सिचुएशन है, या कुछ सजेशंस हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई होप हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हम रेगुलर सेशंस किया करेंगे बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट लाइव सेशन था। सो अल्टीमेटली पर्पज़ इज़ टू रीच पीपल। आई फील अवेयरनेस इज़ द की व्हिच इज़ लैकिंग इन आवर कंट्री। हमें पेशेंट्स को अगर पहले से अवेयरनेस होगी तो एक अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।